फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रगति कुमारी और आपका प्रगति गीता एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपको डिमांड एनालिसिस के बारे में बताने जा रही हूँ। डिमांड एनालिसिस के पिछले चैप्टर्स में मैंने आपको डिमांड के बारे में बताया था और आज मैं बताने वाली हूँ कि डिमांड को एनालाइज कैसे किया जाता है, कि कितनी डिमांड होनी चाहिए, क्या डिमांड होनी चाहिए, ये कैसे पता किया जाए, उसको एनालाइज करना, उसको एक तरीके से मूल्यांकन करना कि क्या होना चाहिए, कितना डिमांड का होना जरूरी है। देखते हैं इसकी डेफिनेशन। डिमांड एनालिसिस मींस एनालिसिस ऑफ द स्टेट ऑफ डिमांड, यानी डिमांड क्या है, कितनी है होनी चाहिए, क्या स्टेट है, क्या स्थिति है डिमांड की फॉर गुड्स और सर्विस को लेके उसे बोलते हैं डिमांड एनालिसिस। अब डिमांड एनालिसिस का उद्देश्य क्या है, आखिर हम क्यों जाने कि डिमांड कितनी, क्यों और कैसी होनी चाहिए, ताकि हम आगे की डिमांड के बारे में जान सकें, यानी फोरकास्ट कर सके, प्रेडिक्शन कर सके, भविष्यवाणी कर सके, मैनिपुलेट कर सके, चेंज कर सके, ठीक है, या चेंज के हिसाब से खुद बदल सके, रिसोर्सेज एलोकेट कर सके, हम रिसोर्सेज इकट्ठा कर सके डिमांड के लिए। तो ये सभी चीजें जरूरी है ये जानने के लिए कि डिमांड कैसे कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें डिमांड को एनालाइज करना जरूरी है, उसकी स्थिति का पता लगाना जरूरी है। चलिए आइए देखते हैं कि और कैसे कैसे हम डिमांड को एनालाइज कर सकते हैं। देखिए यहाँ दो तरीके हैं। पहला, आप जानते हैं ये है डिमांड, ठीक है। डिमांड को क्या करना है, एनालाइज। ये डिमांड हमारी दो तरीके की हो सकती है, एक तो लो ऑफ डिमांड हो सकता है और एक इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो सकता है। लो ऑफ डिमांड क्या होता है कि कितना चेंज हुआ, क्या चेंज हुआ, व्हाट इज चेंज, जो हमें क्वालिटेटिव नेचर्स के बारे में बताता है। देखिए मैं यहाँ पे आपको इसकी अच्छी सी नीचे आपको डिफरेंस दिखा देती हूँ। ये देखिए, जब हमें बताता है कि किसी में व्हेन प्राइस चेंज डिमांड आल्सो चेंज विद रिस्पेक्ट प्राइस, यानी जब प्राइस में बदलाव होता है ना तो डिमांड में भी बदलाव होता है। यदि प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो डिमांड क्या होगा, डिक्रीज होता है। इनवर्स रिलेशन होता है, सेम वाइसा वर्सा, यानी अगर प्राइस डिक्रीज हुआ तो डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। इसे हम प्राइस डिमांड भी कहते हैं, इसलिए इसे क्वालिटेटिव नेचर का कहते हैं, क्योंकि ये बताता है क्या चेंज हुआ, प्राइस के चेंज होने पे किस पे फर्क पड़ा, डिमांड पे फर्क पड़ा, यानी डिमांड चेंज हुआ। और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये बताता है कि कितना चेंज हुआ। जब हमें अमाउंट का पता लगता है ना कि इतना चेंज हुआ, इतने परसेंट, इतना, तो क्वांटिटी तो बता रहा है ना, तो उसे बोलते हैं क्वांटिटी नेचर का। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को बोलते हैं क्वांटिटी नेचर का बोलते हैं। अब यहाँ देख लीजिए डेफिनेशन, व्हेन चेंज इन प्राइस देन हाउ मच चेंज इन डिमांड, तो उसे बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट है लॉ ऑफ डिमांड। मैंने आपको बता दिया लॉ ऑफ डिमांड का मतलब क्या, कहाँ चला गया, एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट, हाँ देखिए, लॉ ऑफ डिमांड का मतलब होता है प्राइस के चेंज होने पे, एक मिनट रुकिएगा, लगता है कि ये लॉ ऑफ डिमांड का मतलब होता है कि प्राइस के बढ़ने पे डिमांड का कम हो जाना और प्राइस के कम होने पे डिमांड का बढ़ जाना। तो क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, एक होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसका क्या मतलब होता है, इससे पहले आप ये जान लीजिए कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है। आप कोई भी फ्रूट खरीदने गए, ठीक है, आप अपनी जितने भी आपके पास पैसे थे या जितने भी इसके हिसाब से जो भी आपकी डिमांड थी आपने उसके हिसाब से खरीद लिया, आप सेटिस्फाई हो गए। अब आपने उससे एक भी परसेंट खरीदा, एक भी ज्यादा खरीदा तो मार्जिनल यूटिलिटी कहलाई। एक टाइम ये आएगा कि आप उसे खरीदना बंद कर दोगे, यानी कम कर दोगे, डिमिनिशिंग कर दोगे, तो इसे कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लेकिन अब आप उसे जब ही खरीदेंगे जब उसकी प्राइस कम होगी। तो यहाँ पे हो गया ना कि प्राइस कम होने पे डिमांड का बढ़ जाना, तो ये नियम यहाँ पे लग जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, इनकम इफेक्ट। यहाँ इनकम इफेक्ट रियल इनकम से माना गया। आप कहेंगे रियल इनकम क्या है, रियल इनकम जैसे कि आप गए वाइन की शॉप में और आप वहां पे 500 रुपीज ले गए, ठीक है, आखिरकार कोविड-19 में आजकल यही काफी चल रहा है। आप क्या गए 500 रुपीज ले गए और आपको पता लगा कि भैया अब वो एक वाइन की जो हमारी बोतल है 500 की नहीं 250 रुपए की आ रही है। आप तो खुश हो गए, अरे क्या बात है भाई 250 में आ रही है। तो अब आपको क्या लगा
कि जो 500 रुपए में एक आती थी अब 2 आएगी, यानी प्राइस कम हो गया, डिमांड बढ़ जाएगी आपकी, आप एक की जगह 2 लोगे और आपकी रियल इनकम कौन सी हुई, वो बचे हुए 250 रुपए जो कि कम हो गए। ठीक है, तो इसमें भी ये नियम लग जाता है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ये होता है कि मान लीजिए किसी कॉफी है उसकी प्राइस में बढ़ोतरी हो गई तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी, बल्कि उससे रिलेटेड कोई गुड्स है लाइक चाय है या कोई और कॉफी है जिससे कि उससे रिलेटेड है तो वो क्या होगी, उसकी डिमांड जाएगी बढ़। तो ये नियम यहाँ भी लागू हो जाता है। यदि नंबर्स ऑफ बायर चेंज होते रहते हैं तो भी प्राइस क्या होगी, प्राइस के घटने और बढ़ने से डिमांड में चेंज हो सकता है, होता है। और डिवर्सिटी यूज मतलब यदि एक प्रोडक्ट का एक से ज्यादा यूज होता है। देखिए मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी है, अगर इसका प्राइस कहाँ चला गया, एक मिनट, हाँ मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस अभी कम हो रहा है, कम होता है तो आप उससे कूलर भी चलाओगे, पंखा भी चलाओगे, एसी भी चलाओगे। मान लीजिए अगर उसका प्राइस ज्यादा होता है तो क्या करोगे, आप कोई एक ही चीज चलाओगे, अरे भैया चलो ठीक है सब कूलर पंखा बंद करो एसी चला लो, या एसी बंद करो पंखा ही चला लो, तो यानी उसका यूज भी कम करने लगोगे। तो वही है ना, प्राइस के घटने या बढ़ने से आपकी डिमांड में चेंज हो रहा है ना, उसे ही कहते हैं डिवर्सिटी, डिवर्सिफाइड यूज, यानी एक से ज्यादा यूज करने के कारण भी इस लॉ ऑफ डिमांड का जो नियम है वो लग जाता है। अब आप चलते हैं एग्जाम्पशन। ऐसा कौन सा नियम है भाई जिसके कारण ये लगता ही नहीं है, ऐसे कौन कौन से और रीजंस हैं जिनकी वजह से ये नियम ही नहीं लगता कि प्राइस बढ़ने से डिमांड कम हो जाता है, बल्कि बढ़ता है प्राइस तो उसकी डिमांड तो बनी ही रहती है जितनी थी जितनी है या और भी बढ़ जाती है, जैसा भी है। देखते हैं कौन कौन से हैं। एक है फ्यूचर चेंज इन प्राइस, यदि हम ये मान लें कि फ्यूचर में प्राइस में चेंज होने वाला है, मान लीजिए कि हमें पता है कि प्राइस बढ़ने वाली है अगली साल से, तो हम उसे अभी से बढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, मान लीजिए कि डायमंड है, ये सोना है, उसका प्राइस अगले साल से बढ़ने वाला है तो उन्होंने अभी से बढ़ा दिया, तो अगर जिसको चाहिए होगा वो क्या उसकी डिमांड कम कर देगा, नहीं ना, वो तो लेगा ही ना। अरे अल्कोहल ही है, मान लिया हम अल्कोहल की डिमांड अगले साल से बढ़ने वाली है, तो आपने क्या किया कि उसकी डिमांड आज से कम कर दोगे, नहीं करोगे, एकदम से कोई कम नहीं होती या उतनी कम नहीं करोगे, तो क्या हुआ, प्राइस में तो चेंज होने पे डिमांड में इतना फर्क नहीं पड़ रहा, तो ये लॉ ऑफ डिमांड का एग्जेम्पशन जो नियम है वो लग जाता है, लॉ ऑफ डिमांड का नियम नहीं लगता, नहीं लगता। ठीक है ना, तो चलिए अब आ जाता है फ्यूचर स्केर्सिटी ऑफ डिमांड। मान लीजिए कि सॉरी गुड्स, यानी मान लीजिए पानी, हमको पता है आपको कि पानी एक लिमिटेड सोर्स तक ही है हमारे पास, लेकिन और उसका डिमांड, उसकी प्राइस हम बढ़ा देते हैं, लाइक 20 की बोतल 30 में कर देते हैं, पानी पीना कम कर दोगे क्या, नहीं करोगे ना। अरे भाई पानी तो उतनी प्यास है जितनी पीनी पड़ेगी, चाहे 20 की हो चाहे 50 की हो। तो ऐसे कमी अगर हमें पता लगे, या पेट्रोल का पता है कि पेट्रोल भी एक टाइम के बाद खत्म हो जाएगा, तो क्या घूमना कम कर दोगे, कमाना कम कर दोगे, कुछ कम नहीं करने वाले हो, तो क्या होगा, हमारा ये नियम यहाँ भी लागू नहीं होता। फैशन की चीजें भैया कितना भी महंगी हो हमें तो फैशन करना ही करना है, हमारी डिमांड कम नहीं होगी। चलिए एक है नेसेसरी चीजें, हमें रोटी कपड़ा मकान तो चाहिए ही ना, नहीं अगर जीना है तो घर में भी रहना है और ये भी चाहिए, तो क्या हुआ, आखिर हम घर में बंद है फिर भी हमें ये तो चाहिए ही ना, तो क्या उसे वो नेसेसरी गुड है तो हमारी डिमांड में कोई फर्क पड़ेगा, नहीं फर्क पड़ेगा, तो ये इसका भी लॉ ऑफ डिमांड का एग्जेम्पशन हो जाता है। अब आ जाता है गिफन पैराडॉक्स। देखिए गिफन पैराडॉक्स रॉबर्ट गिफन ने दिया था, ये इंग्लैंड के रहने वाले की इकोनॉमिक्स थे। पैराडॉक्स का मतलब है यहाँ पे विरोधाभास। देखिए गिफन गुड्स के नाम पे दिया था उन्होंने, गिफन गुड्स, इंफीरियर गुड्स आप जानते हैं, इंफीरियर गुड्स घटिया किस्म के प्रोडक्ट होते हैं, उससे भी ज्यादा घटिया प्रोडक्ट से गुड्स को बोलते हैं गिफन गुड्स। देखिए मान लीजिए एक घटिया प्रोडक्ट है, आप बाजार में गए घी लेने, डालडा घी, ठीक है, वो घटिया प्रोडक्ट है देसी घी के सामने, तो अब उसकी जो कीमत है वो कम होती है, किससे, देसी घी से। तो आप जब गए तो आप उसे खरीदने गए, आपको पता लगा कि उसकी कीमत जितनी थी ना उससे और कम हो गई, तो क्या अब आप उसे खरीदोगे, और जो देसी घी की कीमत है वो उतनी की उतनी है, तो आप कहोगे यार मैं ये क्यों खरीदूं, मैं देसी घी क्यों नहीं खरीदूं। आप घटिया कीमत की वस्तु अगर उसकी कीमत और कम हो जाती है तो आप उसको ना खरीद के क्या खरीदोगे,
यहाँ पे आप बढ़िया किस्म की घी को खरीदोगे। देखो कम हो गई तो उसकी रियल इनकम बढ़ गई ना, जब रियल इनकम बढ़ गई तो आप क्यों खरीदोगे, आप खरीदोगे बढ़िया क्वालिटी के गुड्स की जिसकी इनकम जैसी पहले थी वैसी अब है। तो यानी इसका प्राइस कम होने पे आपकी डिमांड बढ़ी नहीं बल्कि और कम हो गई, और कम हो गई डिमांड। तो इसे बोलते हैं गिफिन पैराडॉक्स। ठीक है, गिफिन पैराडॉक्स का नियम। ठीक है, और ये भी एक तरीके का एग्जेम्पशन हो गया ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाया है इसे। फिर भी कोई दिक्कत लगे तो प्लीज बताइएगा मुझे, और कमेंट करके एक बात बताइए कि और कौन कौन सी ऐसी स्थिति है या ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं कि जिनके बढ़ने पे आपका डिमांड पे कोई असर नहीं होता बल्कि डिमांड उल्टा बढ़ जाती है, या कोई असर नहीं होता। कुछ भी बता दीजिए, देखते हैं कौन बताता है इसका आंसर। है बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं, तो बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। घर में रहिए, सेफ रहिए, स्टे होम एंड जय हिंद, जय भारत।